हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, मेजर एंड माइनर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन यानी कि दिसंबर 2000 हिल्ड इन जनवरी 2024 यानी जनवरी 2024 का मॉडल पेपर है। इकोनॉमिक्स का पेपर 1 है। बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए पेपर कोड ए है। तो यह डब्राऊ यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी का मॉडल पेपर है। तो जिन छात्रों का हो गया है पेपर, तो यदि उनका पेपर कोड मैच कर रहा है तो यह आंसर की मिला ले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन दुर्लभता की समस्या को ठीक परिभाषित करता है? मानवीय आवश्यकताओं की तुलना में संसाधनों का सीमित होना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, अवसर लागत की अवधारणा क्या है? अवसर लागत की अवधारणा क्या है? चुनाव करते समय सर्वोत्तम विकल्प का महत्व छोड़ दिया जाता है, यह अवसर लागत की अवधारणा है। तो दोस्तों, यदि कोई भी आंसर आपको गलत लगे, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। 100% कोई श्योर नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। उत्पादन के लिए उत्पादन संभावना सीमा दर्शाती है। उत्पादन संभावना सीमा क्या दर्शाती है? तो आर्थिक विकास हासिल करने के लिए आवश्यक संसाधनों की न्यूनतम मात्रा को दर्शाती है, यानी कि उत्पादन दर्शाती है। बी ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का नियम क्या कहता है? हमारा जो मांग का नियम है वह कहता है कि जैसे जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे मांग बढ़ती है। जैसे जैसे मांग बढ़ती है वैसे वैसे कीमत घटती है। कथन क्या है? गलत है। यानी कि मांग जैसे जैसे बढ़ेगी तो कीमत थोड़ी घटेगी, कीमत बढ़ेगी, यानी कि बढ़ेगी तो कम लोग लेंगे। और यहाँ पर जैसे जैसे कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, यानी कीमत कम रहेगा तो उस सामान को बहुत ज़्यादा लोग लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मांग का निर्धारक है? इनमें से कौन मांग का निर्धारक है? उत्पादन की कीमत, उत्पाद की कीमत। ए ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार संतुलन तब होता है जब मांग और आपूर्ति वक्र पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब हमारा बाजार संतुलन स्थिति में होता है। ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। मांग वक्र में बदलाव तब होता है जब, मांग वक्र में बदलाव तब होता है जब क्या दिया गया है? जब मांग के निर्धारकों में परिवर्तन होता है। सी ऑप्शन इसका लग रहा है सही। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? दिया गया है, मांग फलन Q इक्वल टू के बाई पी, जहाँ के क्या है? एक स्थिरांक यानी नियतांक है। के लिए मांग की लोच क्या होगी? क्या होगी? इकाई होगी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्न में कौन पूरक वस्तुओं के लिए सत्य है? निम्न में कौन पूरक वस्तुओं के लिए सत्य है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्या दिया है? मांग की तृतीयक लोच ऋणात्मक होती है। बी ऑप्शन सही लग रहा है। निम्न में से कौन एक सामान्य वस्तु के लिए सत्य है? मांग की आयलोच धनात्मक होती है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है हमारे। आगे को क्वेश्चन दिया गया है, स्थिर अवसर लागत की दशा में उत्पादन संभावना फलन का आकार होगा। क्या होगा? मूल बिंदु की ओर, नतोदर वक्र की ओर होगा। मूल बिंदु, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम उपभोक्ता बचत का सही सूत्र क्या है? उपभोक्ता बचत का सही सूत्र है कुल उपयोगिता कीमत इंटू वस्तु की खरीदी गई मात्रा, यानी हमने वस्तु को कितनी मात्रा में खरीदा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से असत्य कौन कथन क्या है? तो यदि कीमत में वृद्धि से कुल व्यय बढ़ जाए तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी। यह कथन क्या है हमारा? गलत है, असत्य है। जो भी आंसर आपको गलत लगे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता सकते हैं। हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है? जो हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम है वह क्या बताता है? तो यहाँ पर दिया गया है, बी ऑप्शन सही लग रहा है इसका। तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता कम हो जाती है क्योंकि अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है। बी ऑप्शन सही है।
किसी वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता उपभोग की इकाइयों की परवाह किए बिना स्थिर रहती है। यहाँ पर उसका बी ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनधिमान वक्र का ढलान क्या कहलाता है? अनधिमान वक्र का ढलान प्रतिस्थापन की सीमांत दर होता है। बी ऑप्शन सही है। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत एकल वस्तु के मामले में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति क्या है? तो क्या होगी उपभोक्ता संतुलन की स्थिति? तो इसका राइट आंसर हमें लग रहा है हाँ, बी एंड सी दोनों। क्या दिया है? बी एंड सी दोनों। वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर, वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर होगी। तो यहाँ पर बी और सी होगा। तो सी में क्या दिया है? वस्तु की सीमांत उपयोगिता धन की सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी। डी ऑप्शन सही है। उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहने की दशा में एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उपभोक्ता की पसंद पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बी प्रतिस्थापन का प्रभाव पड़ता है और मूल्य का प्रभाव पड़ता है। सी बी और सी दोनों सही है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दिया है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत का प्राथमिक फोकस क्या होता है? उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं और विकल्पों का विश्लेषण करना। बी ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारा? उपभोक्ता व्यवहार के संदर्भ में उपयोगिता का तात्पर्य क्या है? उपभोक्ता को किसी उत्पाद से मिलने वाली संतुष्टि या खुशी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता की बजट प्रतिबंध को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यहाँ पर दिया गया है कि उपभोक्ता अपनी आय के साथ वस्तुओं का संयोजन वहन कर सकता है। तर्कसंगत उपभोक्ता व्यवहार की अवधारणा मानती है कि उपभोक्ता उनकी प्रतियोगिता या संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करे। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी उत्पाद के लिए भुगतान करने की उपभोक्ता की क्षमता सीधे तौर पर संबंधित है। तो किससे संबंधित है? उसकी आय पर। नेक्स्ट क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सीमांत उपयोगिता के बारे में सही है? तो यह किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से कुल उपयोगिता में होने वाली वृद्धि को व्यक्त करता है। बी ऑप्शन सही है। यदि कॉफ़ी और चाय स्थानापन्न वस्तुएं तो कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होगा। तो यह है चाय के मांग वक्र के दाईं ओर विवर्तन होगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ग्रिफिन वस्तु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रतिस्थापन प्रभाव धनात्मक व आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। डी ऑप्शन सत्य है। ग्रिफिन वस्तुएं होती हैं निम्न श्रेणी की वस्तुएं की विशेष श्रेणी। निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी होती है ग्रिफिन वस्तुएं। सी ऑप्शन सही है। सामान्य वस्तुओं के लिए आय उपभोक्त यह सामान्य वस्तुओं के लिए आय उपभोग वक्र धनात्मक ढाल का एक कीमत उपभोग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है? दिया है अनाधिमान वक्र तथा बजट रेखा का समीकरण यदि यहाँ पर क्रमशः u बराबर XY तथा 4x + 5y = 120 है तो उपभोक्ता संतुलन की दशा में वस्तु x तथा वस्तु y का मान कितना होगा? तो वस्तु x और y का मान कितना होगा? x का मान 20 होगा और y का मान 4 होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही दिया है। आगे क्वेश्चन दिया गया है उत्पादन का सिद्धांत मुख्यतः किस पर केंद्रित है? वस्तुओं के उत्पादन के लिए संसाधनों का कुशल उपयोग। सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादन में स्थिर आगत का उदाहरण है? स्थिर आगत का उदाहरण है बिजली। डी ऑप्शन सही लग रहा है।
एक फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा को कहा जाता है, कुल उत्पादन कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। अल्पावधि में एक फर्म परिवर्तन ला सकती है केवल परिवर्तनीय आगतों में। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्रयुक्त आगत की मात्रा और उत्पादित निर्गत की मात्रा के बीच संबंध को हम क्या कहते हैं, लाभ अधिकतमणीकरण से संबंध उत्पादन कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। हासमान प्रतिफल का नियम बताता है कि एक स्थिर आगत के साथ साथ जैसे जैसे परिवर्तनीय आगत की मात्रा बढ़ाते हैं कुल उत्पादन क्या होता है, घट जाता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आगत की एक अतिरिक्त इकाई द्वारा उत्पादित अतिरिक्त निर्गत का माप है, सीमांत उत्पाद। बी ऑप्शन सही है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LRAC को इस रूप में जाना जाता है, लिफाफा या आवरण वक्र के रूप में जाना जाता है। वह बिंदु जहां पर सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होती है वह सामान्य संबंधित होती है। लाभ अधिकतमणीकरण से बिंदु से संबंधित होती है, के बिंदु से संबंधित होती है। ए ऑप्शन सही है। यह है अल्पावधि में जब औसत परिवर्तनीय लागत बढ़ रही होती है तो सीमांत लागत के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या अनुमान लगाया जा सकता है, सीमांत लागत MC और परिवर्तनीय लागत AVC से अधिक है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, कुल लागत में कौन सी लागत शामिल नहीं होती है। कुल लागत में जो है वह क्या नहीं शामिल होती है, कुल लागत में स्थिर लागत शामिल नहीं होती है, फिक्स्ड कॉस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तनीय लागत का उदाहरण है। तो कौन परिवर्तनीय लागत का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तनीय लागत का उदाहरण है, तो कच्चे माल की कीमत। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है उत्पत्ति वृद्धिमान नियम के बारे में कौन सा कथन असत्य है। उत्पत्ति वृद्धिमान के बारे में जो हमारा बी ऑप्शन क्या है वह क्या है, असत्य यानी गलत है। श्रम की सीमांत उत्पादकता में निरंतर वृद्धि होती है और उसकी सीमांत उत्पादकता औसत उत्पादकता से अधिक होती है। तो यह वीडियो BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर आगरा यूनिवर्सिटी डबराऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। तो यदि वो पेपर दिए हैं, यदि मैच कर रहा है तो मिला लें, और जिन कॉलेजों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनके लिए यह मॉडल पेपर है। तो यह सभी कॉलेजों के लिए है, जिनका हो गया है पेपर उनके लिए तो अच्छी बात है, हो गया है, और जिनका नहीं हुआ है तो वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स पेपर 1। अल्पकालीन उत्पादन फलन में ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था क्या होती है, तृतीय अवस्था होती है। डी ऑप्शन सही है। पैमाने के प्रतिफल का संबंध है दीर्घकालीन उत्पादन फलन से। बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या दिया गया है, यदि संसाधनों में वृद्धि करने पर उत्पादन में 10% की वृद्धि हो तो पैमाने का प्रतिफल क्या होगा, स्थिर होगा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या दिया है, यदि कुल लागत फलन C इक्वल टू क्यू की पावर 3 है प्लस 2Q स्क्वायर है प्लस 4Q प्लस 10 हो तो कुल स्थिर लागत TFC का मान कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, यहाँ पर 10, 4, 14, 15, 16, यहाँ पर 16 होगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी फर्म का औसत कुल लागत बाजार मूल्य से कम होता है तो वह अनुभव करता है आर्थिक लाभ का। ए ऑप्शन सही है। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में कितने विक्रेता आमतौर पर एक समान उत्पाद बेचते हैं, अनेक। सी ऑप्शन सही है।
पूर्ण प्रतियोगिता में यदि कोई फर्म बाजार मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने का प्रयास करती हो तो क्या होता है? उपभोक्ता उस वस्तु को बाजार मूल्य पर किसी अन्य फर्म से खरीद लेगा। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में मांग वक्र का आकार होता है क्षैतिज दिशा में होता है। बी ऑप्शन सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन के बारे में सही विशेषताएं क्या हैं? आसान प्रवेश और बहिर्गमन। ए ऑप्शन सही है। एकाधिकार प्रतियोगिता की मुख्य विशेषता क्या है? फर्मों के पास मजबूत बाजार शक्ति होती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, एकाधिकारिक प्रतियोगिता में फर्म अपने उत्पाद को अन्य के उत्पाद से भिन्न कैसे प्रदर्शित करती हैं? सी ऑप्शन सही है। विज्ञापन और ब्रांडिंग के माध्यम से। एकाधिकारिक प्रतियोगी फर्मों के लिए दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में आर्थिक लाभ अधिकतम होता है। बी ऑप्शन सही है इसका। तो यदि आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें डेली न्यू अपडेट्स पाने के लिए। एकाधिकारिक शक्ति की मूल्य कमी क्या है? उत्पादन पर प्रतिबंध लगाना और अधिक मूल्य वसूलना। बी सी ऑप्शन सही लग रहा है। और नेक्स्ट क्या है? आवंटन दक्षता के संदर्भ में एकाधिकारिक प्रतियोगिता में दीर्घकालिक संतुलन पूर्ण प्रतियोगिता से किस प्रकार भिन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर दिया गया है, पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा एकाधिकारिक प्रतियोगिता में यह अधिक कुशल होता है। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है? एकाधिकारिक प्रतियोगिता में कंपनियां उत्पाद करती है जहां सीमांत लागत औसत कुल लागत के बराबर होती है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? एकाधिकार बाजार में अक्सर यह परिणाम देखने को मिलता है आवंटन दक्षता का। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है? एक आधिकारिक बाजार में यदि सीमांत लागत शून्य हो तो फर्म संतुलन की अवस्था में मांग की लोच क्या होगी? तो मांग की लोच इसमें क्या होगी? तो इसका राइट आंसर लग रहा है हमें सी होगा। तो हमारे हिसाब से सी होगा। तो यदि इस क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी भी, यही क्वेश्चन नहीं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको डाउट्स हो, गलत हो, आप उसका आंसर बता सकते हैं और आपसे क्षमा चाहते हैं। कीमत विभेदीकरण के लिए आवश्यक नहीं है। तो कीमत विभेदीकरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? एक से अधिक विक्रेताओं का होना यह मतलब जरूरी नहीं है। सी ऑप्शन सही है। किसी फर्म के संतुलन की शर्त क्या होती है? उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्या है? पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषता नहीं है अबंध नीति। बी ऑप्शन सही लग रहा है। अल्पाधिकार की विशेषता है बाजार की शक्ति वाली कुछ अन्योन्याश्रमित फर्में। सी ऑप्शन सही है। एक अल्पाधिकार में कंपनियां अक्सर संलग्न होती हैं मूल्य युद्ध में। डी ऑप्शन सही है। विकुंचित मांग वक्र मॉडल संबंधित है अल्पाधिकार से। सी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अल्पाधिकार कंपनियां परस्पर आश्रित हैं जिसका अर्थ है कि कीमत और मात्रा के संबंध में उनके निर्णय प्रभावित होते हैं उद्योग में अन्य फर्मों के व्यवहार से। सी ऑप्शन सही है। बिक्री अधिकतमीकरण सिद्धांत बताता है कि कंपनियों का लक्ष्य अधिकतम करना है, बिक्री राजस्व को करना है। क्या दिया गया है? बी ऑप्शन सही है। बिक्री अधिकतमीकरण सिद्धांत मानता है कि बिक्री राजस्व में हुई वृद्धि क्या होती है? हमेशा अधिक लाभ की ओर ले जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिक्री अधिकतमन का प्रयास करने वाली कंपनियां स्वीकार करने को तैयार हो सकती हैं कम कीमतें और अधिक बिक्री के लिए। बी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्या है, बाजार विफलता तब होती है जब बाजार कुशलतापूर्वक संसाधनों का आवंटन नहीं करते हैं। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार विफलता का एक विशिष्ट कारण नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? हाँ, इसका राइट आंसर है बाहरताएँ। ए ऑप्शन सही लग रहा है। यह है पीगू के अनुसार प्रथम कोटि का कीमत विभेदीकरण होता है जब एकाधिकारिक उपभोक्ताओं को उनकी भुगतान क्षमता के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में बांट देता है और प्रत्येक वर्ग से भिन्न भिन्न कीमत वसूल करता है। बी ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन नंबर 72 में दिया गया है, निम्न में से कौन अल्पाधिकार से संबंधित मॉडल नहीं है? तो कौन नहीं है? कूनो का दयाधिकार मॉडल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है हमें। फर्म का प्रबंधकीय मॉडल प्रस्तुत किया है विलियमसन ने। ए ऑप्शन सही लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीमत नेतृत्व का प्रकार नहीं है? विकुंचित मांग वक्र। डी ऑप्शन सही है। विलियमसन के अनुसार प्रबंधकों का उपयोगिता फलन किन तत्वों पर निर्भर करता है? उपयुक्त में से सभी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फर्म के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फर्म के व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार एक फर्म का उद्देश्य होता है, क्या होता है? लाभ को अधिकतम करना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्पादन में योगदान के लिए श्रम को दिए जाने वाले परिशोधक के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? मजदूरी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूमि के मालिक को भुगतान किया गया धन उदाहरण है, किसका उदाहरण है? आर्थिक लगान का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूमि उत्पाद का एक ऐसा साधन है जिसकी पूर्ति क्या होती है? पूर्णतः लोचदार होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जे.एस. मिल हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आभासी लगान का विचार दिया था मार्शल ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुमीटर के अनुसार लाभ के उत्पन्न होने का कारण है नव प्रवर्तन। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लगान का रिगार्डो सिद्धांत लगान को मानता है, क्या? विभेदात्मक अतिरेक मानता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम की मांग क्या होती है? व्युत्पन्न मांग होती है, यानी कि उसका क्या होती है? व्युत्पन्न होती है। आभासी लगान प्राप्त होता है सभी साधनों को अल्पकाल में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। लाभ का अनिश्चितता वहन का सिद्धांत दिया था नाइट ने दिया था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र मुख्य रूप से संबंधित है सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए संसाधनों को कैसे आवंटित किया जाता है, इसका विश्लेषण करने से। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पेरेटो दक्षता का लक्ष्य क्या है? ऐसी स्थिति प्राप्त करना जहां किसी को बदतर बनाए बिना किसी को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? कौन सी अवधारणा कल्याणकारी अर्थशास्त्र का केंद्र है और समाज में व्यक्तियों की मूल भलाई को संदर्भित करती है? समाज कल्याण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। आवंटन दक्षता तब प्राप्त होती है जब संसाधनों का आवंटन इस तरह से किया जाता है कि कुल कल्याण को अधिकतम हो सके। बी ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट को पैरेटो अनुकूलतम लागू होता है उपयुक्त में सभी में। उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, वितरण के क्षेत्र में, सभी में पैरेटो अनुकूलतम लागू होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है। सामाजिक कल्याण फलन प्रस्तुत किया जाता है वर्गसन ने। बी ऑप्शन सही है। कल्याण अर्थशास्त्र का संबंध है गरीबी के आकलन से। डी ऑप्शन सही लग रहा है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ पर असत्य कथन यानी गलत कथन क्या है हमारा?
सीटोवास्की विरोधाभास कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन क्या है, गलत है। कल्याण अर्थशास्त्र में दोहरा मापदंड सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है? तो किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है हिग्स के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन सही है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कल्याण अर्थशास्त्र में बाह्यता से आशय क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक लाभों से है। सामाजिक कल्याण फलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है। सामाजिक कल्याण का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक कल्याण के लिए व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को एकत्रित करना। सी ऑप्शन सही है। आवंटन कुशलता की प्राप्ति हेतु कौन सा बाजार सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो सर्वाधिक उपयुक्त कौन समझा जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या दिया गया हमारा, कैलेंडर हिग्स कुशलता मानदंड की मुख्यतः मान्यता है क्षतिपूरक सिद्धांत। बी ऑप्शन सही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा।